नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के टॉपिक संघीय कार्यपालिका, जिसमें कि राष्ट्रपति एवं कैबिनेट आते हैं, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और कैबिनेट जो है उसका कैसे चुनाव होता है, कैसे बनती है, उसका ढांचा क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं। राष्ट्रपति का पद है तो उसके संबंध में कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अमेरिकी संविधान एक बहुत ही छोटा संविधान है, उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और उस संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी अमेरिकी संघ है, जो इसमें वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो इसकी सारी शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वास्तव में हम देखें तो कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है। क्योंकि ये दिखने में तो हमें ये वाक्य ऐसा लग रहा है कि बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। न केवल उसका प्रभाव अमेरिकी राज्यों के ऊपर पड़ता है बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है उसे। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं, उसके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं क्या हैं, उसकी उन्मुक्तियां क्या हैं, कार्यकाल क्या है, इसके संबंध में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में। तो इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख जो संविधान का अनुच्छेद 2 है उसी की उपधारा है 1, उसमें किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि क्या क्या शर्तें होंगी, जैसे कि नंबर 1 हो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। नंबर 2 है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो। नंबर 3 है आयु के संबंध में दोस्तों मैंने कहा कि 35 वर्ष हो या इससे अधिक हो। न्यूनतम 35 वर्ष, अधिकतम की सीमा तय नहीं की गई है। नंबर 3 है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। और इसके संबंध में ये प्रावधान है कि लगातार 14 साल नहीं, टुकड़ों में भी हो सकता है ये। तो ये तो सेवा उसके चयन की योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा? जो जन्मजात नागरिक हो अमेरिका का, या फिर 14 साल तक अमेरिका में रह लिया हो और उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 साल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उसके वेतन भत्ते और सुविधाएं क्या हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? कांग्रेस को। वहाँ की जो संसद है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हो वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के शुरुआत में ही किए जा सकते हैं। जो भी परिवर्तन करना है उसके वेतन भत्तों में, राष्ट्रपति के में, तो नया राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है उसी समय कर लो। ये प्रावधान वहाँ के संविधान में किया गया है। तो वो रहता कहाँ है राष्ट्रपति? व्हाइट हाउस में रहता है। और वहाँ व्हाइट हाउस के खर्च के लिए भी बजट की व्यवस्था की जाती है, अलग से व्यवस्था की जाती है। व्हाइट हाउस में जो भी खर्च होता है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और जो वेतन भत्ते हैं वो दोस्तों समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जब भी नया राष्ट्रपति आता है तो आप जानते हो कि समय समय के अनुसार मुद्रा का मूल्य है वो भी घटता जाता है, महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इस कारण से उसको एक सम्मानजनक और एक गरिमा में वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा उन्मुक्तियाँ। तो ये उन्मुक्तियाँ यानी उनको क्या क्या छूट मिली हुई हैं जब वो राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। जैसे दूसरे देशों की कार्यपालिका प्रधान है, वैसे ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको भी कुछ उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं। हालांकि वहाँ के संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। हमारे संविधान में तो कहा गया है
लेकिन अमेरिकी संविधान बहुत छोटा है और उसमें कोई ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलती है। मात्र 7 अनुच्छेद हैं संविधान में। हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों, लेकिन अमेरिकी संविधान में मात्र और मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7। तो ये उन्मुक्तियां यानी छूट क्या क्या मिली हुई हैं? परंपरा के अनुसार मिली हुई हैं, ये ध्यान रखिए आप। कोई लिखित में वहाँ संविधान में नहीं है ये बात। तो परंपरा के अनुसार क्या क्या मिला हुआ है? उसे किसी भी अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते, उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते, केवल सीनेट में ही उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, तो उस समय भी जेफरसन ने मना कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जेफरसन, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है तो वो कोर्ट में जाके ना और गवाह के रूप में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है, और ये बात वाटरगेट कांड और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादाओं के प्रसंग में क्लिंटन विवाद से स्पष्ट हो गई है। अगला बिंदु आता है दोस्तों हमारा कार्यकाल का। कार्यकाल कितना रहता है अमेरिकी राष्ट्रपति का? तो ये दोस्तों 4 वर्ष का कार्यकाल रहता है। एक बार अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो वो 4 वर्ष तक राष्ट्रपति रहते हैं, और दोबारा अगर वो निर्वाचित हो जाएं, पुनः निर्वाचित हो जाएं, तो पुनः वो 4 वर्ष के लिए रह सकते हैं। एक व्यक्ति 2 बार ही अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, और जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, और वो तो 3 बार बने भी, चौथी बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस परंपरा को तोड़ा था। लेकिन चौथी अवधि पूरी करने से पूर्व ही, जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, अप्रैल 1945 के आसपास की बात है, तो उनका देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जो 2 कार्यकाल से ज़्यादा समय तक रहा हो पद के ऊपर। ऐसा कोई नहीं रहा है। अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया और 1951 में ये किया गया था, और इसमें लिख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता है। और राष्ट्रपति का अगला बिंदु है हमारा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें मेन जो टॉपिक्स है हमारे कि उम्मीदवारों का मनोनयन कैसे होता है, चुनाव अभियान कैसे चलता है, निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और जो नया राष्ट्रपति बनता है तो वो पद ग्रहण करता है, वो कब करता है, कैसे करता है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हम देखें तो दोस्तों पहला जो बिंदु है कि उम्मीदवारों का मनोनयन, ये पहला फेज है निर्वाचन का। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का पहला फेज, पहला चरण क्या है? उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति की निर्वाचन का पहला चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। इसलिए 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किए जाने लगा है। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है, और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से, तो कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या आमतौर पर हम देखें तो 1500 से 3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में एक बड़े हॉल में यह सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के बीच में होता है दोस्तों, और जो दल के नेता होते हैं
वो एक तरीके से सौदेबाजी भी करते हैं। इसमें दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं, चरण होते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी होने चाहिए। जैसे कि वहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी राज्य हैं, तो एक उत्तरी अमेरिकी राज्य से हो जाएगा राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति है वो दक्षिणी राज्यों से होगा, या फिर दक्षिणी राज्यों से राष्ट्रपति है तो उत्तरी राज्यों से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ये प्रावधान किया गया है, और ऐसा कोई लिखा हुआ प्रावधान नहीं है। ये परंपरा आधारित प्रावधान है। ज़्यादातर वहाँ चीज़ें परंपरा से ही सेट हैं। संविधान तो बहुत छोटा है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो ये प्रावधान है वहाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रावधान धीरे धीरे हुआ है। ये नहीं कि जब शुरुआत से ही ये सब चीज़ें चली आ रही थी। यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिण राज्यों से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और जल्दी ही कोई ना कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। दूसरी बात आती है चुनाव अभियान। तो ये क्या होता है, सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है, तेज अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 हो सकती है। पुराने आंकड़े हैं दोस्तों, अब तो बदल गए हैं, नवीन आंकड़ों का मुझे जानकारी नहीं है, आप अपडेटेड रहें। परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। कोई 30 मान लो निर्धारित आंकड़ा एक हम अनुमानित तौर पर मान लें कि $30,000 है, तो उसको अगर कोई क्रॉस कर लेता है, कोई $50,000 या $1,00,000 खर्च कर देता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन करके किया जाता है। टेलीविज़न पर बहस आपने देखी होंगी, अभी हाल ही में अमेरिकी चुनाव संपन्न हुए हैं और अब जो बिडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पुनर्निर्वाचित नहीं हुए। तो ये चुनाव अभी हुए थे, आपने देखा होगा ये सारा घटनाक्रम। अब अगला बिंदु है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संविधान से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप ईयर या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। मतदाता होने के लिए अब केवल 2 ही योग्यताएं हैं। नंबर 1 आयु के संबंध में है कि उसकी आयु मतदाता की 18 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2 जो संबंधित व्यक्ति है, मतदाता है, वह उस राज्य में कम से कम 30 दिन रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं है। 1974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त व्यवस्था है। और जो राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव होता है वो लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली से होता है दोस्तों। अब अगला बिंदु आता है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि ओग और रेग के शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र हैं।
प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस मामले में खरीद फरोख्त भी होती है दोस्तों, और अब की बार डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने ऐसा किया भी था, करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बिडेन, उनको पर्याप्त बहुमत मिल गया। पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा ही आंकड़ा है। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। अमेरिकी इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी दूसरे राजनीतिक दल के उम्मीदवार को अपना मत दे दिया हो। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और जो भी वैध मत होते हैं उन्हें सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। तो ये प्रावधान है दोस्तों। अब नवीन राष्ट्रपति के पद ग्रहण के संबंध में क्या व्यवस्था है। जो भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो 20 जनवरी को शपथ लेता है। जैसे कि अब जो बिडेन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तो ये कब शपथ लेंगे, अब जो 20 जनवरी आएगी उसको वो शपथ लेंगे। और ये प्रावधान कब किया गया, 20वां संविधान संशोधन किया गया था, और उस 20वें संविधान संशोधन में 1933 में किया गया था। ये 20वें में 20 तारीख ही निर्धारित कर दी गई, तो दोनों में समानता है। 20वां संविधान संशोधन और 20वें संविधान संशोधन में ही ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शपथ कब लेंगे, 20 जनवरी को लेंगे। ठीक है। और इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। मान लो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उसकी डेथ हो जाती है तो कौन बन जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होता है वह बन जाएगा। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। धन्यवाद।